हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आप लोग को फिगर देख के पता चल रहा होगा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी सीरीज में आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा कि ब्रह्मांड का रचना कैसे हुआ, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और किस थियरी जैसे बिग बैंग सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसके बाद हम लोग आकाश गंगा या गैलेक्सी के बारे में देखे थे। आज हम लोग तारों के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले लेक्चर में बोले थे कि तारों के बारे में, क्योंकि अब आकाश गंगाएं कैसे निर्मित हुई, तो तारों से निर्मित हुई। तो खैर उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट बताएगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट का इंतजार रहेगा। और प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचाएं, क्योंकि जो कंटेंट मैं देने का कोशिश कर रहा हूं वो कंटेंट आपको मैं हमेशा बोलता हूं ये पेड कोर्स में मिलेगा और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो और एक सिलसिलेवार तरीके से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। बीच बीच में वीडियो को हम लोग काट के नहीं डाल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग ब्रह्मांड पढ़े, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा, और आकाशगंगा के बाद आकाशगंगाएं बनी किससे हैं, तो तारों से बनी है। तो अब उसके बाद हम लोग तारों की चर्चा करेंगे। तारों के बाद फिर जब तारा पढ़ लेंगे, तारा के बाद फिर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, और सूर्य से फिर हमारा जो सौर मंडल रचना हुआ है उस सौर मंडल को पढ़ेंगे, और उसमें हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद फिर पृथ्वी पे जीवन इत्यादि, और उसके बाद पृथ्वी में जो भी, उसके बाद हम भारत के बारे में और इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो खैर आइए आज हम इस डिस्कशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ और तारों में किस किस प्रकार के तारे होते हैं, तारों का एक जीवन चक्र क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। देखिए फोटो आप लोग बहुत सारा देख रहे हैं और तारों के बारे में देखते होंगे, हमेशा रात में सोकर तारों को जरूर देखते होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा तारा कैसा है या यहाँ तक ये तारे पहुंचे कैसे हैं। तो अपने डेली लाइफ से भी जुड़े रहने के लिए जरूर, डेली लाइफ में अब तो गर्मी का दिन है, आप छत पे सोते होंगे तो आपको तारे दिखते भी होंगे, तो उसी बहाने कम से कम इन तारों के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तारों को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि तारे होते क्या हैं या तारों का एक परिचय क्या है। तो तारे एक ऐसे खगोलीय पिंड है, देखिए जितने ब्रह्मांड में जितने भी छोटे छोटे जो भी हमको दिखाई देते हैं सब एक खगोलीय पिंड है। तो तारे ऐसे खगोलीय पिंड है जिनसे निरंतर प्रकाश और ऊष्मा निकलती रहती है। तारे एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनसे निरंतर प्रकाश और ऊष्मा निकलती रहती है। तो ये प्रकाश और ऊष्मा आती कहां से है? ये प्रकाश और ऊष्मा देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपस में रिएक्शन करके ऊष्मा और प्रकाश, और बहुत बड़े मात्रा में जब हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, और जिसके वजह से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलते रहती है। तो देखते हैं कि तारों में होता क्या क्या है। पहले तो तारों के अंदर होता क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो एक तारा और उस तारे के अंदर 70% उसका जो टोटल भार होगा, उस टोटल भार में 70% हाइड्रोजन होता है, 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है, 1.5% जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन जैसे ये सारी गैसें होती हैं, नियोन जैसी एक गैस होती है, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन इत्यादि, और 0.5% दोस्तों लोहा और कार्बन जैसे तत्व 0.5% होते हैं। 0.5% लोहा और कार्बन जैसे तत्व होते हैं। इन सब चीजों से मिलकर जो है हमारा एक तारा बना होता है। अब देख रहे हैं कि अब तारे, ये तो समझ लिए कि तारों के भीतर क्या क्या होता है। अब देखते हैं कि तारे होते कितने प्रकार के हैं। तो अपनी प्रकाश और ऊष्मा के आधार पर तारों को 3 भागों में बांटा गया है, लाल, सफेद और नीला, रेड, व्हाइट और ब्लू। तो रेड, व्हाइट और ब्लू, इसमें क्या क्या डिफरेंस क्यों किया गया है ये समझ लेते हैं। तो देखिए जो लाल तारा है, लाल तारे में ऊष्मा और प्रकाश जो है वो सबसे कम होगी, इन दोनों की अपेक्षा सबसे कम होगी। हम लोग तो देख के लगता है कि सोचिए इतना ही, ये जो सूर्य हमारा दिखाई दे रहा है ये लगभग ऑरेंज जैसा ही दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह तो एकदम ऑरेंज जैसा दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि उसमें जो इंटेंसिटी है वो सबसे कम होती है। और हम लोग को देखिए इतना, जब ये अपने ऑरेंज कलर में होकर, रेड कलर में होकर जब इतना गर्मी दे रहा है, तो जब ये सफेद या नीला रहा होगा तब कैसा रहा होगा। तो खैर जो लाल तारे की जो ऊष्मा है और प्रकाश है वो सबसे कम होती है। उसके बाद सफेद तारा में ऊष्मा और प्रकाश की मात्रा लाल तारे की अपेक्षा ज्यादा होती है, लेकिन नीले तारे की अपेक्षा कम होती है। और नीला तारा जो है ये सबसे चमकीला और सबसे ज्यादा ऊष्मा प्रदान करता है। हम पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बताए थे कि जैसे गैस, घर में अगर कोई आप लोग में से कोई खाना बनाता हो तो ठीक है, नहीं तो अगर माता जी अगर कोई खाना बना रही होंगी तो आप वो गैस जलता हुआ देखिए,
उस गैस में देखिएगा तो नीचे जो जो बर्नर है, उस बर्नर के पास जो फ्लेम है वो ब्लू कलर का होता है। तो सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो वहीं पे होती है, सबसे ज्यादा हीट जो होती है वहां पे होती है। फिर उसके बाद ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो येलो कलर का आपको दिखेगा, उसके बाद गर्मी वहां होती है, और सबसे ऊपर जो उष्मा होती है वो ऑरेंज कलर की दिखती है, तो सबसे कम वहां होती है। तो कभी भी जो नीला कलर वाला, जो ब्लू कलर वाला जो हिस्सा है, उसको कभी भी छूने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना हाथ जो है वो बहुत तेजी से जलेगा। तो ये तो हो गया एक तारों का परिचय कि तारा में क्या क्या होता है और तारे कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वी के पास सबसे निकट का, या उससे पहले देख लेते हैं कि ये तारे जो हैं वो गति किस प्रकार से करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति और परिक्रमण गति, दो गति है पृथ्वी के पास, एक सूर्य का भी चक्कर लगाती है और एक अपने अक्ष पे भी घूमती है। तो उसी तरीके से तारे भी घूमते होंगे, क्योंकि हम बताए थे कि गैलेक्सी में सब कुछ, ब्रह्मांड में हर चीज जो है वो किसी न किसी चीज का एक चक्कर लगा रहा है। तो तारे जो है दोस्तों, उनकी घूर्णन गति जो होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। और अब पृथ्वी की कैसी होती है, तो पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति, वो पश्चिम से पूर्व है। तो पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व होने के कारण ही तारों की गति हमको पूर्व से पश्चिम दिखाई देती है। वो कैसे, वो देख लेते हैं। देखिए, हम लोग पृथ्वी पे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और पृथ्वी पे जो बैठा हुआ है, इसको तो हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है कि पृथ्वी कितने तेजी से घूम रही है, तो हम लोगों के लिए पृथ्वी जो है वो स्थिर है। लेकिन अब हम लोगों के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, हम लोगों के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो वो हमको कैसा दिखाई देगा, घूमता हुआ दिखाई देगा। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो हम लोग अब जहां बैठे हुए हैं उसके सामने अगर कोई पिंड होगा तो वो हमको कैसा दिखाई देगा, उल्टा घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इसी वजह से अब पृथ्वी के कंपेयर में जो तारे हैं वो घूम रहे हैं, जो पृथ्वी के कंपेयर में नहीं, मतलब पृथ्वी पे हम लोग बैठे हैं तो हम लोग के कंपेयर में जो तारे हैं वो घूम रहे हैं, और पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व है, इसीलिए तारों की जो आभासी गति है वो पूर्व से पश्चिम पता चलती है। तो आप ये फैक्ट लिख लीजिएगा कहीं कि तारों की जो घूर्णन होती है, तारों का जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होता है, और पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। और यह एक आभासी है, एक आभासी गति महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से हम स्थिर है, इस वजह से तारे जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं कि पृथ्वी के निकट का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। तो हम लोग तो देखते हैं कि सबसे नजदीक का जो तारा है वो सूर्य है, क्योंकि वही हम लोग को दिखता है, सबको सबसे ज्यादा वही दिखता है। और कौन कौन है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारे हैं, तो एक तो है आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी, नाम सुने होंगे अगर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो पृथ्वी का सबसे, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। कितनी दूरी है इसकी, तो 4.2 प्रकाश वर्ष जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट का तारा, और इसकी दूरी है 4.2 प्रकाश वर्ष। और इसके बाद जो तीसरा सबसे नजदीक का तारा है उसको कहते हैं अल्फा सेंचुरी, और इसकी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से, तो ये है 4.3 प्रकाश वर्ष, 4.3 लाइट ईयर्स अहेड। ठीक है, तो ये एक सामान्य सा परिचय तारों का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि अब आते हैं हम लोग अपने तारों के निर्माण पे, कि तारों का निर्माण होता कैसे है। तारों का निर्माण होता कैसे है, तारों का निर्माण होता कैसे है। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा होगा कि ये यहां पे कुछ ऐसे ग्रीन कलर का बना हुआ है। इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं तो देखते जाइए कुछ अलग अलग संरचनाएं और अलग अलग चीजें बनी हुई है। तो समझते हैं कि ये क्या है और क्यों हम ऐसा बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ग्रीन संरचना दिख रही होगी। देखिए, ये ग्रीन संरचना दिख रही होगी। पिछले क्लास में हम बताए थे दोस्तों आप लोगों को कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। गैलेक्सी जो है उसके केंद्र में तारों का जो संकेंद्रण है वो सबसे ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है तो इसको क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इसको बल्ज कहते हैं। और इसकी 3 भुजाएं होती हैं, इस तरीके से 3 भुजाएं होती हैं, और हर भुजा पे कुछ न कुछ तारे लगे होते हैं। तो पहली भुजा जहां एकदम से जहां तारों का निर्माण हो रहा है, दूसरी भुजा जहां नए तारे होते हैं, और तीसरी भुजा जहां बूढ़े तारे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि तारों का निर्माण शुरू कैसे होता है। तो अभी हम बताएं कि गैलेक्सी है, और गैलेक्सी में जितने तारे हैं, या गैलेक्सी भी है वो एक दूसरे की परिक्रमा कर रही है, और गैलेक्सी पे लगे हुए तारे भी जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं।
तो जैसे ही परिक्रमा करेंगे, आपस में इस तरीके से घूमेंगे, घूमने के दौरान क्या हो जाएगा, घूमने के दौरान जो अगल बगल जो हाइड्रोजन और हीलियम या धूल कण इत्यादि जो है वो एक बादल के फॉर्मेट में होते हैं, मतलब सब कुछ फैला हुआ है, ब्रह्मांड में सब कुछ फैला हुआ है। अब फैला हुआ है तो जैसे ही रोटेशन होगा तो रोटेशन के साथ वो घूमना शुरू कर देगा, और घूमते 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 क्या होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम के जो नाभिक हैं वो आपस में चिपकने लगेंगे, एक दूसरे के पास आने लगेंगे, और जब पास आएंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के जो नाभिक हैं वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन शुरू होगा, नाभिकीय हाइड्रोजन और हीलियम नाभिक मिलेंगे और इससे क्या होगा, इससे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे वहां पे ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा और एक तारे का निर्माण हो जाएगा, एक तारे का निर्माण हो जाएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जिससे ऊष्मा बहुत बृहद मात्रा में जो है वो ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है, प्रकाश निकलने लगता है, और इस वजह से एक तारे का निर्माण हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं खगोलीय नर्सरी या स्टेलर नर्सरी कहते हैं। स्टेलर नर्सरी ये होते कैसे हैं, देखिए धूल और गैस के बादल होते हैं, खासकर हाइड्रोजन जो है वो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से संकुचित होने लगता है। संकुचित मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एक ही में आपस में चिपकने लगता है, और चिपकने की वजह से होता क्या है कि अब ऊष्मा और प्रकाश की वजह से तारों का निर्माण होता है। तो अब देखिए, अब यहां पे आपको 3 प्रकार के तारे दिख रहे होंगे। एक तो सूर्य जैसे तारे, अगले चरण में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो एक सूर्य जैसे तारे, एक विशाल तारे और एक महाकाय तारे। तो अब जितना ज्यादा हीलियम इनके पास होगा, जितने ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन की जितनी मात्रा होगी, उतने बड़े तारे का निर्माण होगा। तो मान लीजिए कि सूर्य जैसे तारे जो है वो छोटे तारे हैं, उसके बाद थोड़े से बड़े तारे हैं, और उसके बाद देखिए तो महाकाय तारे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम थोड़ा कम मात्रा में होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम थोड़ा ज्यादा मात्रा में होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। इस घटना को अब यहां पे जब तारों का निर्माण हो जाता है, इसको कहते हैं आदि तारा या प्रोटोस्टार। आदि तारा या प्रोटोस्टार मतलब एक तारे का निर्माण हो चुका है, इसको कहते हैं आदि तारा या प्रोटोस्टार। अब इस तारे के बाद क्या होता है, देखिए कि अब अगला जो चरण है वो है लाल दानव तारा, लाल महादानव तारा और लाल महादानव तारा। दो प्रकार के तारे आपको मिलेंगे। तो जैसे आप देखें कि सूर्य एक छोटा तारा है, तो सूर्य छोटा तारा है तो इससे ऑब्वियस है कि अगला जो चरण होगा वो छोटा ही होगा, और यहाँ पे ये दोनों बड़े बड़े तारे हैं, जिसके वजह से बड़े बड़े लाल महादानव तारा का निर्माण होता है। उस समझने से पहले समझते हैं कि लाल महादानव तारा का निर्माण होता कैसे है। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, अभी हम बताए कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम के आपस में मिलने की वजह से हुआ। तो अब हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में मिलेंगे तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया तब तक ही चलेगी जब तक हाइड्रोजन और हीलियम रहेगा। तो हाइड्रोजन भी ऐसा नहीं है कि असंख्य मात्रा में है, अनंत है कि वो बस चलते ही रहेंगे सालों दर सालों या कई करोड़ों वर्षों तक, नहीं। एक समय आएगा जब हाइड्रोजन जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो कहां का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, तो जैसे आप सूर्य को देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये सूर्य है, इस सूर्य को आप देख रहे हैं, तो इसको आप देखिए, इसके बाहर एक तो कोर होगा, ये जो सेंटर में होगा इसको कोर कहते हैं। किसी भी चीज के कोर को, मतलब किसी भी चीज के सेंटर को कोर कहते हैं। तो ये बाहर का जो हिस्सा है, ये जो किनारे किनारे का हिस्सा है, कोर के बाहर का जो हिस्सा है, यहां पे जो हाइड्रोजन जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो वहां पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आगे जो है वो रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया रुक जाएगी। परंतु केंद्र में जो है वो अभी भी हीलियम जो है वो मौजूद रहेगा। सर, केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम का जो है वो नाभिकीय संलयन, क्योंकि बाहर खत्म हुआ है, अंदर खत्म नहीं हुआ है। तो जब बाहर का खत्म हो गया है और अंदर चल रहा है, तो क्या होगा कि ये बैलेंस जो है, इसका जो द्रव्यमान का जो बैलेंस है, अब द्रव्यमान मतलब कितना, तो सूर्य के द्रव्यमान का ये होता है, एक सीमा होती है, इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, 1.44 ms। अगर इस ms 1.44 ये मास ऑफ सन है, द्रव्यमान ऑफ सन है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में एक भार होती है और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जितना वो फोर्स से खींचती है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। तो 1.44 ms से अगर बाहरी आवरण का अगर कम है या अगर ज्यादा है, ये दो स्थिति निर्मित होती है। तो कोर में अभी भी रिएक्शन अभिक्रिया चल रही है और बाहर का जो है वो हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है।
तो अब कोर में उष्मा तो निकलते रहेगी, लेकिन बाहर का जो है वो उष्मा जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो तारा है ये इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, अपने आप को संगठित रहने के लिए, नहीं तो टूट के बिखर जाएगा, अपने आप को संगठित रखे रहने के लिए क्या करता है, अपने आकार को प्रसारित करने लगता है। मतलब इसके जो पार्टिकल है वो फैलने शुरू हो जाते हैं। तो फैलते फैलते कैसे फैलते हैं, एकदम से बड़ा, खूब बड़ा हो जाएगा। ये जो इतना छोटा आपको दिख रहा है, ये इतना छोटा दिख रहा है, या इतना छोटा जो दिख रहा था यहाँ पे, ये सब फैलने लगेंगे और फैलते फैलते बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी बताए कि जो इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो समाप्ति की ओर है, तो जब समाप्ति की ओर है तो कैसा होगा, देखिए अभी लाल बताए थे कि लाल तारा में जो है वो उष्मा सबसे कम होती है, और कम होती है तो वो कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा, और बड़ा, और अपने बैलेंस को बचाए रखने के लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब बहुत बड़ा हो जाएगा और इंटेंसिटी उसके जो प्रकाश और उष्मा है जो कम हो जाएगी, तो ये कैसा दिखेगा, लाल दानव तारा जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या निर्माण होगा, अब सूर्य जैसे छोटे तारों से क्या निर्माण होगा, लाल दानव तारा, और विशाल तारे या महाकाय तारों से लाल महादानव तारा। इसको रेड जायंट स्टार भी कहते हैं। देखिए यहां पे हम लिखे हुए हैं रेड जायंट स्टार, यहां पे रेड जायंट स्टार, लाल महादानव तारा इसको कहेंगे। चलिए यहां पे लिख देते हैं रेड जायंट स्टार। रेड जायंट स्टार कैसे निर्मित हुआ, तो हाइड्रोजन, बाहर का हाइड्रोजन समाप्त हुआ, कोर का हाइड्रोजन बचा रहा, जिसकी वजह से बाहर और भीतर जो कोर का है उन दोनों के बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या हुआ, रेड जायंट स्टार का निर्माण। ये अपने आकार को बड़ा कर लिया और उष्मा और प्रकाश कम हो गई, जिसकी वजह से रेड जायंट स्टार या लाल महादानव तारे का निर्माण हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो अब इसके आगे क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे श्वेत वामन तारा, सुपरनोवा विस्फोट, जैसे यहाँ पे ग्रहीय निहारिका, सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट। उसके बाद आगे जाएंगे तो श्वेत वामन तारा, न्यूट्रॉन तारा और श्याम विवर या ब्लैक होल का निर्माण हो जाएगा। तो खैर लाल दानव तारा के बाद अगले प्रक्रिया को समझते हैं। अब देखिए अब क्या होगा कि रेड जायंट स्टार का अगर जो द्रव्यमान है, लाल दानव तारा का अगर जो द्रव्यमान है वो 1.44 ms सूर्य के द्रव्यमान से अगर कम या बराबर रहा, 1.44 ms से कम या बराबर रहा, तो ये तारा कैसा हो जाएगा, श्वेत वामन तारे में बदल जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो अभी बताए कि देखिए अब ये क्या हो रहा है कि ये बहुत विशाल मात्रा में जो लाल दानव तारा था ये बहुत बड़ा हो गया, और कोर में अभी भी हीलियम बचा हुआ था या हाइड्रोजन बचा हुआ था, जिसकी वजह से रिएक्शन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही थी। तो चल रही थी तब तक तो सब कुछ बैलेंस था, ये अपने आकार को भी बढ़ाते जा रहा था और भीतर जो है वो उष्मा भी निकल रही थी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब कोर का भी हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो समाप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो कोर का भी समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो अब इसमें से ना उष्मा निकलेगी और ना इसका प्रसार होगा, और जब प्रसार और उष्मा नहीं होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 ms से कम अगर इसका जो जितना ये फैल चुका है उस फैलने के बाद अगर इसका द्रव्यमान जो है वो 1.44 ms से कम हुआ, अगर कम या बराबर हुआ, तो ये श्वेत वामन तारे में बदल जाएगा। व्हाइट डॉर्फ स्टार कहते हैं, यहां पे लिखे हुए व्हाइट डॉर्फ स्टार इसको कहते हैं। और श्वेत वामन तारा क्या होगा, अब ये बनता कैसे है देखिए, तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये रेड जायंट स्टार या लाल महादानव तारा, इसका जो बाहरी आवरण है वो टूट जाएगा। जितना ये विशाल फैल चुका था, इस फैलाव जो इसका फैला हुआ है वो फैलाव इसका टूट जाएगा और कोर जो है वो बचा रह जाएगा। मतलब ये बाहर का आवरण टूट जाएगा और कोर जो है वो बचा रहेगा, और कोर बचा रहेगा, और इसमें अब हीलियम समाप्त हो चुका है, तो अब इसमें भी कोई उष्मा बचेगी नहीं और प्रकाश निकलेगा नहीं, तो ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और ठंडा होते होते यही श्वेत वामन तारा जो है ये ठंडा होकर फिर बदल जाएगा काला वामन तारे में या ब्लैक ड्वार्फ में। काला वामन तारा या ब्लैक ड्वार्फ में ये बदल जाएगा, और बदलने के साथ ही फिर ठंडा होकर कहीं ब्रह्मांड में कहीं गुम हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा। ब्लैक होल नहीं बनेगा, अभी ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा, वो काला वामन तारा, श्वेत लाल दानव तारा अगर 1.44 ms से उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कम रही अगर द्रव्यमान, तो श्वेत वामन तारे में बदलेगा, और उसके बाद वो काला वामन तारे में बदलकर ठंडा हो जाएगा, ठोस होकर ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर ब्रह्मांड में कहीं गुम हो जाएगा। परंतु अगर इसका 1.44 ms से अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर 1.44 ms से इसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया,
तब क्या होगा। अभी तो देखिए कम और बराबर हुआ तो श्वेत वामन तारा और काला वामन तारे में बदल गया। अब अगर इसका जो 1.44 ms से ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तो इसके अंदर एक विस्फोट होगा। ठीक है, इसके अंदर एक विस्फोट होगा। अब ये संकुचित होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसका, अब देखिए यहां फैल के टूट रहा था, ये संकुचित होना शुरू हो जाएगा और इतना ज्यादा संकुचित हो जाएगा कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त मात्रा में विस्फोट होगी। उसको कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। तो लाल महादानव तारा 1.44 ms से अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा रहा तो सुपरनोवा विस्फोट होगा। अब आप सब सोच के हैरान हो जाएंगे, सुपरनोवा विस्फोट में इतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा, इतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा कि सूर्य द्वारा 100 वर्षों में जितनी एनर्जी निकाली जाती है, सूर्य द्वारा 100 वर्षों में जितनी ऊर्जा निष्कासित होती है, उतनी ऊर्जा इस सुपरनोवा विस्फोट से ही निकल जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, अब हमको लगता है सुपरनोवा विस्फोट तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद अब ये पूरा बिखर जाएगा और बिखरने के बाद क्या होगा, अब यही सुपरनोवा विस्फोट जो है, अब इसके तारा टूट गया। अब तारा टूटने के बाद इसके कण जो है वो कहीं अंतरिक्ष में इस तरीके से फैल जाएंगे। ठीक है, चारों तरफ फैल जाएंगे और यही जो फैले हुए तारे हैं, ये जो तारों के टुकड़े हैं ये फैले हुए, ये फिर अगले, देखिए यहां पे आप पढ़े होंगे कि एनर्जी कभी लॉस समाप्त नहीं होती है, बस वो अपना फॉर्म बदल लेती है। ऊर्जा जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। तो यहां भी यही चीज होगा। अब एक तारा टूटा है तो तारा टूटा तो उसके कुछ पार्टिकल उसमें से निकले, वो पार्टिकल फिर अगले नए तारे के निर्माण के लिए फिर वो कहां पहुंच जाएंगे, फिर ये खगोलीय नर्सरी या स्टेलर नर्सरी में की स्थिति में पहुंच जाएंगे और एक नए तारे का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका केंद्र जो है वो बचा रहा और केंद्र बचा रहा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद फिर से केंद्र उसका बच जाएगा और केंद्र बचेगा तो वहां पे तारे हैं जो वो बहुत तेजी से गति करना, कोर जो है वो बहुत तेजी से गति करना शुरू कर देगा। अब जब बहुत तेजी से गति करना शुरू कर देगा, उसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, वो घनत्व भी बहुत बढ़ जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। अब जब बढ़ जाएगा तो इस घटना को या इस स्थिति को कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, या इसको पल्सर भी कहते हैं। पल्सर बाइक का नाम आप लोग सुने होंगे, तो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर भी इसको कहते हैं। और आगे चलकर यही न्यूट्रॉन तारा जो है वो आगे चलकर और जब ठंडा हो जाता है, देखिए यहां ठंडा हुआ तो काला वामन में बदल गया और न्यूट्रॉन तारा जब ठंडा हो जाएगा तो ये ब्लैक होल में बदल जाएगा। अब ब्लैक होल में बदल जाएगा तो क्या होता है, देखिए काला वामन तारा और ब्लैक होल में अंतर क्या है, इसको हिंदी में श्याम विवर या कृष्ण विवर भी कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, हम बार बार जोर दे रहे थे जब काला वामन बता रहे थे और अभी श्याम विवर बता रहे हैं। तो काला वामन तारा जो है वो ठंडा होकर कहीं अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, लेकिन ब्लैक होल जो है एक छोटे से एटम जितना भी हो सकता है, एक छोटे से एटम जितना भी हो सकता है। और ये क्या करता है, ये हर चीज को, जितने भी स्टार हैं, जितने भी ब्रह्मांड में चीजें हैं जो इसके आसपास गुजरेंगी, वो उन सबको क्या करता है, वो अपने अंदर खींच लेता है। जबकि काला वामन तारा जो है वो अपने अंदर किसी भी चीज को खींचता नहीं है, वो उसको उसी तरीके से घूमने देता है। इसके भीतर का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो किसी चीज को अपने तरफ खींचने की जो शक्ति है, वो अनंत हो जाती है। आज तक पकड़ में नहीं आया है कि ये है क्या चीज। ठीक है, क्या इसके अंदर एक दूसरी दुनिया है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। जो इसके अंदर गया वो अब तक निकल के बाहर आया नहीं है। तो ये कृष्ण विवर जो है या ब्लैक होल जो है, वो इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि किसी भी चीज को ये अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। अब एक दिन जो हमारा सूर्य भी जो है वो एक दिन क्या हो जाएगा, ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा, जब इसका एज जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी घबराइए मत, अभी इसको रेड जायंट, लाल दानव तारा बनने में अभी 5000 मिलियन वर्ष लगेंगे। 5000 मिलियन वर्ष लगेंगे अभी लाल दानव तारा बनने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें ब्लैक होल में एक तारे का निर्माण, तारे का परिचय, तारे का निर्माण कैसे हुआ, स्टेलर नर्सरी, स्टेलर नर्सरी से सूर्य जैसे तारा, और ज्यादा हाइड्रोजन तो विशाल तारे, उसके बाद महाकाय तारे, उसके बाद लाल दानव तारा का निर्माण हुआ, फिर लाल महादानव तारे का निर्माण हुआ और फिर लाल महादानव तारे का निर्माण। अब इसके आगे जब बढ़े तो अगर लाल महादानव तारे का जो है, अगर वो द्रव्यमान जो है 1.44 ms से बराबर या कम हुआ तो श्वेत वामन तारा और उसके बाद काला वामन तारा। अगर 1.44 ms से अगर ज्यादा हो गया
तो पहले न्यूट्रॉन तारा बदलेगा, एक सुपरनोवा विस्फोट होगी, उस विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा के बाद कृष्ण विवर ब्लैक होल में बदलेगा, और ब्लैक होल के साथ ही अब सुपरनोवा विस्फोट में कुछ तो पार्टिकल जो है वो चले जाएंगे नए तारों के निर्माण की तरफ, और कुछ पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ेंगे और न्यूट्रॉन तारा में बदलेंगे, और फिर न्यूट्रॉन तारा और ज्यादा ठंडा होकर क्या बदल जाएगा, कृष्ण विवर में बदल जाएगा या ब्लैक होल में बदल जाएगा। तो वहीं यहां पे चरण भी लिखे हुए हैं, तारों के जीवन से संबंधित चरण। तो सबसे पहले आदि तारा या प्रोटोस्टार का निर्माण होता है, प्रोटोस्टार के निर्माण के बाद तारे का निर्माण शुरू होता है, वहां से फिर लाल महादानव तारा बनता है, और ये फिर दो भागों में बढ़ता है। अगर 1.44 ms से कम हुआ तो श्वेत वामन तारा ठंडा होकर लाल काला वामन तारा बनता है। अगर 1.44 ms से ज्यादा हुआ तो सुपरनोवा विस्फोट होगा, और सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद वो ब्लैक होल में बदल जाता है। ठीक है, पल्सर तारा, पल्सर तारे के बाद फिर ब्लैक होल में बदल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़कर देखेंगे कि और इसमें कौन कौन सी तारों से संबंधित और कौन कौन सी संकल्पनाएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं तारों से संबंधित और कुछ संकल्पनाएं क्या क्या हैं। अब तक हम लोग देखे तारे से संबंधित, मतलब तारों के जन्म से संबंधित और तारों के समाप्ति तक की कहानी। आगे देखते हैं कि तारों से संबंधित और कौन कौन सी चीजें जो है वो ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। तो एक तो नक्षत्र होता है, एक तारामंडल होता है, एक ध्रुव तारा होता है। तो इन सबको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नक्षत्र क्या होता है। तो नक्षत्र एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र या स्टेरिज्म कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अब तक कुल 27 नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा एक और नक्षत्र मतलब 28वें नक्षत्र की भी कल्पना की गई है, जिसको अभिजीत के नाम से जाना जाता है। अब नक्षत्र दिवस क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए नक्षत्र दिवस क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। नक्षत्रों के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो जैसे आप बरसात के मौसम में या जब भी बारिश वारिश होती है ना, तो आप सुनते होंगे कि जैसे चित्रा, हस्त, मघा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि, ये सब नक्षत्रों के नाम है। चित्रा, हस्त, मघा, रोहिणी इत्यादि, ये सब कुछ नक्षत्रों के एग्जाम्पल हैं। अब नक्षत्र दिवस क्या होता है? तो नक्षत्र दिवस, भूमध्य रेखा का नाम सुना है, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया भूमध्य रेखा। तो किसी एक नक्षत्र के, याद ध्यान से सुनिएगा, किसी एक नक्षत्र के मध्यायन रेखा के आर पार, ठीक है, मध्यायन रेखा के आर पार दो बार गुजरने के बीच के दिवस को ही नक्षत्र दिवस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी एक नक्षत्र के मध्यायन रेखा के उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के बीच के दिन को नक्षत्र दिवस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए नक्षत्र है, ये एक बार लौट के यहां तक, मतलब उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ए नक्षत्र जो है वो एक बार चला, मध्याह्न रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में आया और पुनः दक्षिणी गोलार्ध से दोबारा कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया। तो यहां से यहां आने और यहां से यहां जाने के बीच के जो समय, जो बीच का जो दिन लगेगा, उसी दिवस को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। कितने घंटे का होता है? तो यह होता है 23 घंटे, लगभग 23 घंटे 56 मिनट का। 23 घंटे 56 मिनट, जितना हमारा एक दिन होता है उतना ही एक नक्षत्र दिवस भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखे नक्षत्र दिवस। अब आते हैं तारामंडल क्या होता है। तो तारामंडल तो बचपन में आप लोग भी देखे होंगे, जब नानी वानी के घर गए होंगे या दादी के घर गए होंगे, तो दादी के यहाँ जब रहते होंगे या नानी के घर गए होंगे तो देखे होंगे छत पे, रात में छत पे आप सो जाइए तो वहां पे जो तारे हैं वो कुछ व्यवस्थित आकृति में आपको दिखेंगे, कुछ सुंदर सुंदर आकृति का निर्माण करेंगे। तो उन सुंदर आकृतियों, जो तारों का समूह सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे ही तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तारों का समूह एक व्यवस्थित क्रम में स्थित हो, उसे ही तारामंडल कहते हैं। जैसे सप्तर्षि तारामंडल, ठीक है, जैसे सप्तर्षि तारामंडल, इसको आप ये एक प्रकार का तारामंडल है जिसको आप क्वेश्चन मार्क के तरीके से, कुछ इस तरीके से ये बना होता है, कुछ इस तरीके से ये बना होता है। अगर आप इन सभी लाइनों को जोड़ देंगे तो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, अब तक कितने तारामंडल हैं? तो अब तक करीब करीब 89, लगभग 89 तारामंडल हैं। आगे अगर अपडेट, तो अब तक जो अपडेट है वो 89 तारामंडल
कुल संख्या तारामंडलों की 89 है। अगला देखते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। तो ध्रुव तारा या उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को आप देख लीजिए, ये सुबह में आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये सुबह सुबह जब सूर्योदय नहीं हुआ है 3-4 बजे के आसपास ये आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, देखिए उत्तरी ध्रुव पर स्थित है इसीलिए इसको ध्रुव तारा कहा जा रहा है। और ये स्थित है, ये कहीं घूम फिर नहीं रहा, ये हमेशा आपको एक ही दिशा में दिखाई देगा। तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। यह लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है। लिटिल बियर तारा समूह का एक हिस्सा है। अगर सप्तर्षि तारामंडल, देखिए सप्तर्षि तारामंडल को अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो आपको ध्रुव तारा के पास लेके चला जाता है। अगर सप्तर्षि तारामंडल को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, इसको और अगर लंबा खींचेगा तो आप ध्रुव तारा तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। आप ध्रुव तारा तक पहुंच जाइएगा। इस तरीके से हम लोग तारों से संबंधित जितनी संकल्पनाएं थी इन सभी चीजों को देख चुके हैं। शुरुआत किए थे तारों के परिचय से। तारों के परिचय के बाद आए हम लोग तारा का निर्माण। तारे के निर्माण के बाद तारों की अलग अलग स्थितियां, और इन स्थितियों के बाद हम लोग देखे तारों से संबंधित और कुछ जानकारी, जैसे नक्षत्र, ये भी तारे से जुड़े हुए हैं, तारामंडल और ध्रुव तारा। लास्ट में हम लोग ध्रुव तारा को देखे। और इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सौर मंडल को शुरू करेंगे, और सौर मंडल में सबसे पहले सूर्य, और सूर्य के बाद 8 ग्रहों की स्थितियों को जानेंगे, उनकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अपने पृथ्वी पे आएंगे, और वहां से फिर आगे का जो लेक्चर है वो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे भारत के बारे में, तो भारत का परिचय और इन सब चीजों पे एक सिलसिलेवार ढंग से क्रमशः एक वीडियो इसी तरीके से बनाते जाएंगे, और पूरा कोर्स कंप्लीट करने का वादा है आप लोगों से। ये जो वीडियो है ये कहां देखे, जैसे अभी तो बिहार में जैसे एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं, जैसे टीचर के भी एग्जाम जो है वो बीपीएससी के माध्यम से होंगे। बीपीएससी में आपको काम देगा, यूपीएससी में ये वीडियो काम देगा, यूपीपीसीएस में काम देगा, अन्य जितने सरकारी एग्जाम है उन सभी एग्जामों में आपको काम देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो वही मेरे लिए एक फीडबैक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा। यहां तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग लेक्चर के साथ। थैंक यू।